अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह आज हम दूसरा लेक्चर करेंगे वीक नंबर 3 का और इसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 को ख़त्म करना है। तो हम स्टार्ट लेते हैं ज़रा लास्ट लेक्चर के टॉपिक से। आप लोगों ने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को पढ़ा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हम लोगों ने ये चीज़ सीखी थी कि एक किसी पर्टिकुलर इवेंट की अपनी प्रोबेबिलिटी होती है और अगर हमें पता चले कि एक अनदर इवेंट हैज़ अकर्ड तो फिर मतलब इवेंट 2 हैज़ अकर्ड तो फिर इवेंट 1 की प्रोबेबिलिटी हम कैसे कंप्यूट करते हैं, ठीक है? तो समटाइम्स इट कैन चेंज। तो जब हम किसी इवेंट की अकरेंस के होने पर दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करते हैं तो वी कॉल इट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और फिर इसी तरह से हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन रूल पढ़ा था जो कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला को अगर हम थोड़ा सा मैनिपुलेट करें, ठीक है, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो मल्टीप्लिकेशन रूल का फॉर्मूला बनता है हमारे पास। ओके, तो अच्छा मल्टीप्लिकेशन रूल के फॉर्मूले को हम थोड़ा सा अब एक्सटेंड करेंगे और हमारे पास उस एक्सटेंशन के बाद जो फॉर्मूला बनेगा वी कॉल इट लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अच्छा, पहले हम जरा इसकी स्टेटमेंट समझ लें और फिर हम उसके बाद इसका ज़रा सवाल सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब इसके इस सवाल सॉरी इस टॉपिक की जो स्टेटमेंट है, पहले तो आप लोगों ने ना इसमें ये जो 2 मोटे-मोटे अल्फाज हैं ये समझने हैं कि लेट A1, A2 अप टिल AK बी अ सेट ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्ज़ॉस्टिव इवेंट्स। ये दोनों लफ्ज़ पढ़ना बड़ा ज़रूरी है, सॉरी समझना बड़ा ज़रूरी कि एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से होते हैं और फिर एग्ज़ॉस्टिव इवेंट्स कौन से होते हैं। पहले मैं आपको अलग-अलग तरह बता दूँ कि एक्सक्लूसिव इवेंट्स और म्यूचुअल इवेंट्स क्या होते हैं और उसके बाद फिर हम एक और सैंपल स्पेस बनाएँगे ताकि जिससे हम इकट्ठा भी उनको देख सकें। अच्छा, मैं 2 इवेंट्स के लिहाज से मिसाल आपको दूँगी, मतलब A1 और A2। लेट्स सपोज़ कि मेरे पास ये एक कंप्लीट सैंपल स्पेस है, ठीक है? लेट मी कॉल इट एस। अच्छा, अब इसमें अगर कोई इवेंट लेट्स सपोज़ कि कुछ इस तरह से अकर कर रहा है, समथिंग लाइक दिस, और ये इवेंट मेरे पास एक और इवेंट है समथिंग लाइक दिस, ठीक है? लेट मी कॉल इट इवेंट A1। इसका मतलब ये है कि सैंपल स्पेस के कुछ आउटकम्स ऐसी हैं जो कि इस सारे रीजन का हिस्सा हैं, ठीक है? तो लेट मी कॉल दिस इवेंट इज़ A1 एंड लेट मी कॉल इट दिस इवेंट इज़ A2। इनकी बाउंड्री टच नहीं कर रही, इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो आई विल कॉल दीज इवेंट्स एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है? एक दूसरे को ये टच नहीं कर रहे या इनके एलिमेंट्स कॉमन नहीं हैं। ओके, अब एक्सक्लूसिव हमें समझ आ गया, अब हम ज़रा एग्जॉस्टिव्स को समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज कि ये वाला जो मेरा हिस्सा है ना, इसमें वो सारे इवेंट्स आते हैं सैम्पल स्पेस के जिनको मैं A1 का नाम दे सकती हूँ और इसी तरह से बल्कि इसको थोड़ा सा हम शेड कर लेते हैं ताकि A1 जो है वो A2 से लग रहा है। अच्छा, और समथिंग लाइक दिस, ठीक है, कि ये वाले जो, ठीक है, मतलब यहाँ से नीचे वाले, यहाँ से जो नीचे वाले सारे एलिमेंट्स हैं सैम्पल स्पेस के वो इवेंट 2 में आते हैं, ठीक है? आई होप कि ये आपको ज़रा क्लियर हो। अच्छा, ये वाली जो बाउंड्री लाइन मैंने ड्रॉ की इससे ऊपर वाले सारे इवेंट ए में आते हैं और ये वाली जो मैंने बाउंड्री लाइन ड्रॉ की इससे नीचे वाले सारे इवेंट A2 में हैं, ठीक है? और आप ये नोट कर सकते हो कि इसमें कुछ रीजन कॉमन भी है। अच्छा, लेकिन हम कॉमन रीजन की बात नहीं कर रहे, हम इस वक़्त देखना ये चाह रहे हैं कि A1 ने और A2 ने मिलकर इस सारे के सारे सैंपल स्पेस में को कवर कर लिया है, ठीक है? कॉमन के अलावा देयर आर सम एलिमेंट्स जो कि A1 का हिस्सा है, देयर आर सम फ्यू एलिमेंट्स मोर देन फ्यू एलिमेंट्स जो कि A2 का हिस्सा है, बट स्टिल एंड देन देयर अगेन सम एलिमेंट्स व्हिच आर कॉमन इन बोथ, बट कोई भी ऐसा इस वक़्त आउटकम ऐसी नहीं है जो कि इन दोनों ने कवर ना की हो। अच्छा, तो इस तरह के इवेंट्स को हम एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं, नहीं एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहते हैं, ठीक है? ये मैंने आपके सामने जो मिसाल ड्रॉ की थी ये एक्सक्लूसिव इवेंट्स की हो गई, नो कॉमन एलिमेंट्स। यहाँ पे कॉमन है, तो ये दोनों जो है ना ये
एक्सक्लूसिव नहीं है। इवेंट्स A1 एंड A2 आर नॉट एक्सक्लूसिव बट दे आर एग्जॉस्टिव। यहाँ पे इवेंट्स A1 और A2 आर एक्सक्लूसिव बट दे आर नॉट एग्जॉस्टिव। ठीक है, अब हम ज़रा मिसाल लेंगे ऐसे इवेंट्स की जो एक्सक्लूसिव भी हों और एग्जॉस्टिव भी हों। अच्छा, मिसाल के तौर पे अगर मैं सिर्फ यही वाली बाउंड्री ऐसे ड्रॉ कर दूं और मैं ये कहूँ कि ये मेरे पास जितने भी सारे इवेंट्स हैं, दीज आर टर्म्ड एज A1, और इसी तरह से ये जो सारे के सारे इवेंट्स या आउटकम्स हैं या सैम्पल स्पेस की एंट्रीज हैं, दीज आर ऑल कवर्ड अंडर द इवेंट A2। तो नाउ यू कैन सी कि ये दोनों इवेंट्स एक्सक्लूसिव भी हैं, इनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। ठीक है, और इसी तरह से ये एग्जॉस्टिव भी हैं क्योंकि ये मिलकर सारे सैम्पल स्पेस को कवर कर रहे हैं। अच्छा, अब हमें जब ये दो अल्फाज समझ आ गए तो हम लोगों ने अब ये कहा कि हम एक ऐसे सैम्पल स्पेस की बात करें या हम ऐसी सिचुएशन की बात करें जहाँ पे हमारे पास लेट्स सपोज के नंबर ऑफ इवेंट्स हैं। जो मैंने आपको मिसाल दी इसमें दो थे, A1 और A2, लेकिन हम एक ऐसे सिचुएशन की बात करें जहाँ से जिसमें A1 A2 से लेकर AK तक हमारे पास कुछ इवेंट्स हैं। दे ऑल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव सच दैट ये जो डेफिनेशन है ना कि एनी आयत इवेंट और एनी जेथ इवेंट, ठीक है, और उन दोनों का जब कॉमन लिया गया है तो पता लगा कि वो तो नल सेट है। तो ये इस तरह की सिचुएशन ऑफ कोर्स तभी होती है जब हम एक्सक्लूसिव इवेंट्स की बात कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर हम एक अब रूल लगा सकते हैं। ठीक है, ये तो इसको मैं थोड़ा सा और स्लाइड पे बनाती हूँ ताकि मैं दो से ज़्यादा इवेंट्स ले सकूँ। आपके सामने ये ड्राइंग भी हुई हुई है। लेट्स सपोज कि मेरे पास अगेन ये एक सैम्पल स्पेस है और ये उसमें एक इवेंट A है, ये एक इवेंट B है, A2 है। इसका नाम हम A2 रख लेते हैं। इसका नाम, इसमें जितने भी कवर हो रहे हैं एलिमेंट्स उसको हम A3 कह देते हैं एंड लेट मी कॉल इट A4। ठीक है, अब ये जो है ना सैम्पल स्पेस में कुछ अच्छा से डिस्टिंक्शन है। फिर देयर इज अनदर इवेंट विच इज़ कॉल्ड B, और उसमें कुछ अगर आप देखो तो ये जो मेरे पास चारों एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं ना, A1 A2 A3 4, उन सब के कुछ एलिमेंट्स कॉमन इस इवेंट B में हैं। ठीक है, अब मुझे अगर B की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो वो मैं कैसे करूँगी? पहले हमारे पास जो सिचुएशन थी ना वो कुछ इस तरह की थी कि जब हम लोगों ने पिछले लेक्चर में इसको पढ़ा था कि लेट्स सपोज कि इवेंट अगर एक इवेंट A अगर हुआ है लेट्स सपोज, ठीक है, तो और हम B की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाह रहे हैं, तो व्हाट वुड वी यूज टू डू? वी वुड call it something like this and then we would compute probability of B given A multiplied by probability of A। ठीक है, हम लोग ये चीज़ पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो जब B अगर हुआ है तो B में जो एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ एक इवेंट का पार्ट नहीं है। अनलाइक दिस, वो उसके B के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हर जो चंक है वो डिफरेंट और इवेंट्स के साथ कॉमन है। ठीक है, मतलब ये मैंने जुमला इसलिए बोला ताकि मैं आपको इस सिचुएशन में और इस सिचुएशन में डिफरेंस समझा सकूँ। यहाँ पर B के कुछ एलिमेंट्स अलग हैं और कुछ एलिमेंट्स उसके ऐसे हैं जो कि A का हिस्सा है। ठीक है, और इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे फ़र्क ये है कि B के सारे एलिमेंट्स जो हैं मतलब हर एलिमेंट किसी ना किसी चंक का हिस्सा है। तो इस सिचुएशन में हम जब B की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहेंगे तो फोर्स हमें वो सारे इवेंट्स कंसिडर करने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पर जब B की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो we will compute probability of B through law of total probability, and we would say कि what is the probability of A given that A1 has happened, और साथ हमें जाहिर है कि A1 की अपनी probability मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, और इसी तरह से A2, और हमें यहाँ पे A2 की probability मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। और अब ये नीचे वाली इक्वेशन थोड़ी सी इसको डिस्टर्ब कर रही है तो मैं इसको यहाँ से इरेज कर रही हूँ ताकि मैं इसी क्वेश्चन को पूरा कर सकूं। प्लस और यहाँ पे जितने भी हिस्सों में मतलब B
कॉमन है। यहाँ पे तो मेरे पास 4 में है, तो जो मेरे पास आखिरी पार्ट आएगा इक्वेशन का वो कुछ लिखा जाएगा इस तरह से, ठीक है। बीच में जो एक मैंने मिस किया दैट इज़ फॉर A3। तो इस तरह से मतलब A1 की, A2 की, A3 और A4 इन चारों की अपनी प्रोबेबिलिटीज़ कंप्यूट होके और फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ कंप्यूट होके B की टोटल प्रोबेबिलिटी निकलेगी, ठीक है। नाउ वी वोंट कॉल इट B कॉमन विद समथिंग, B इंटरसेक्शन विद समथिंग, क्योंकि वो इंटरसेक्शन तो उसका सारों के साथ ही है, तो B की टोटल प्रोबेबिलिटी निकलेगी, ठीक है। अच्छा, इसको हम ना सवाल के थ्रू भी थोड़ा समझ लेते हैं और होपफुली फिर आपको ज़्यादा समझ आएगी। ये हमारे सामने ज़रा एक लंबा चौड़ा सवाल आ गया। पहले हमने सवाल समझना है। कल मैंने आपसे ज़िक्र भी किया था कि प्रोबेबिलिटी में आपको ज़रा स्टेटमेंट्स थोड़ी सी लंबी लंबी लगा करेंगी, लेकिन उनकी इंग्लिश इतनी मुश्किल नहीं होगी। आपने पहले उसकी ज़रा अंग्रेज़ी समझनी है और फिर आपने उसको सॉल्व करना है। और अंग्रेज़ी समझने के साथ साथ इट वुड बी मच बेटर अगर हम डेटा को भी कंपाइल करते जाएँ, ठीक है। अभी आपको ज़रा स्क्रीन छोटी नज़र आ रही है, मैं सवाल की स्टेटमेंट्स पढ़ के फिर इसका ज़रा साइज़ इंक्रीज़ करती हूँ। अच्छा जी, हमारे पास सवाल ये कि देयर आर 3 मशीन्स जिनका काम ये है कि हर मशीन ने 1 किलो ओम रजिस्टर बनाना है, ठीक है। अच्छा, और देखा ये गया है कि अब बिकॉज़ वी वांट कि जितने भी रजिस्टर्स उस मशीन से बनते हैं, हर मशीन से बनते हैं, वो सारे 1 किलो ओम के हों, ठीक है। तो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट 80% ऑफ रजिस्टर्स प्रोड्यूस्ड बाय A1 आर विद इन 50 ओम ऑफ द नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू का मतलब ये है बेसिकली कि जिस वैल्यू के ऊपर उस मशीन को डिज़ाइन किया गया है, कि जो तो यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू बेसिकली 1 किलो ओम है, तो वो 50 ओम के अंदर अंदर बना देती है। वैसे मशीन अगर मैं A1 की बात करूँ तो वो 1 किलो ओम प्लस माइनस 50 ओम का रजिस्टर बना देती है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे ये लिखा है। अच्छा, और इसकी जो तो हमारे लिए ना इस तरह के रजिस्टर्स काबिले कबूल हैं, लेकिन अगर ये वैल्यू 50 से एक्सीड कर जाएगी, लेट्स सपोज 100 हो जाएगी, तो ऑफ कोर्स इसका मतलब ये है कि वो या तो 0.9 के का रजिस्टर बना रहा है या 1.1 के का रजिस्टर बना रहा है, तो वो तो काफ़ी चेंज हो गया, तो उनको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी के जो मशीन A1 से रजिस्टर्स बने वो 1 किलो ओम के आसपास हों, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.8, ठीक है। अब हम इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं। अच्छा, अगला जुमला अगर आप पढ़ो, मशीन A2 प्रोड्यूसेस 90% ऑफ रजिस्टर्स विद इन 50% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू। तो मशीन A2 की प्रोबेबिलिटी कि वो 1 किलो ओम रजिस्टर के आसपास की वैल्यू के रजिस्टर्स प्रोड्यूस करे, मैन्युफैक्चर करे बल्कि कहना चाहिए, दैट इज़ 0.9। और फाइनली ये जो परसेंटेज मशीन A3 के लिए है दैट इज़ 60% या फिर 0.6। अच्छा, ओके, ये हम लोगों ने अब ये डेटा हमने लिख भी लिया, हमें समझ भी आ गया। अब आगे ये है कि ईच आर, हर घंटे बाद मशीन A1 प्रोड्यूसेस 3000 रजिस्टर्स, machine A2 produces 4000 resistors and machine A3 produces 3000 resistors। तो टोटल तीनों मशीन को अगर हम देखें तो हमें को 10,000 रजिस्टर्स एट आफ्टर 1 आवर मिल जाते हैं। अच्छा, अब ऑल द रजिस्टर्स आर मिक्स टुगेदर एट रैंडम इन अ बिन, ठीक है। वो जितने भी हमें 10,000 मिले वो समझो कि आपने एक ही बिन में वो फेंकते जा रहे हैं, सब इकट्ठे हो गए शिपमेंट के लिए। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कंपनी शिप्स आर रजिस्टर that is within 50 ohm of the nominal value। let's suppose कि हम उसमें से एक अगर उठाते हैं रजिस्टर, या ये है यहाँ पे इस तरह से नहीं लिखा हुआ, लेकिन इस बात का मतलब यही बनता है कि लेट्स सपोज कि हम एक रजिस्टर उन 10,000 रजिस्टर्स में से उठाते हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो नॉमिनल वैल्यू यानी कि 1 किलो ओम के आसपास की वैल्यू हो, ठीक है। अच्छा, ओके, अब हमें इस सवाल को जब सॉल्व करना, तो ज़ाहिर सी बात है कि हमें मतलब तीन मशीन रजिस्टर बना रही हैं और तीनों मशीन्स अलग अलग क्वांटिटी में रजिस्टर्स बनानी है। तीनों मशीन्स का करेक्ट रजिस्टर्स जनरेट करने की प्रोबेबिलिटी अपनी अलग अलग है, तो हमें फिर इन तीनों फैक्टर्स को देखना पड़ेगा, तीनों मशीन्स की इंफॉर्मेशन को या इनपुट को देखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो इसलिए अब हम करेंगे यूँ कि मैं एक स्टेटमेंट आपके सामने और लिखती हूँ
कि गिवन दैट रजिस्टर हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड बाय या मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन A1, तो अब उसकी नॉमिनल वैल्यू होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ठीक है, given that the machine through which the register is manufactured is A1, तो अब उसकी नॉमिनल वैल्यू, अच्छा ओके, ये तो हम लोगों ने प्रॉपर्ली इधर कर भी लिया है, 0.8, अच्छा ठीक है। आई गेस मुझे ना इसको यहाँ पे शायद चेंज करना चाहिए, हाँ, क्योंकि वो फिर it was my mistake to write like this, probability of choosing A1 तो 0.8 नहीं है ना, ये तो नॉमिनल वैल्यू प्रोड्यूस करने की प्रोबेबिलिटी है। आई एम सॉरी फॉर दिस कन्फ्यूजन, आई होप कि आपको समझ आई होगी कि मैंने गलती क्या की थी, और अब ये मेरे पास करेक्ट करके मैंने ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, गिवन दैट के मशीन A1 ने प्रोड्यूस किया, तो नॉमिनल वैल्यू का रजिस्टर प्रोड्यूस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अच्छा, उसके बाद अब हम लोगों ने कहा कि लेट्स सपोज कि हम लोगों ने एक रजिस्टर उठाया है वो 10,000 में से। अच्छा, अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रजिस्टर जो हमने उठाया है वो मशीन A1 ने बनाया हो, ठीक है। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास टोटल रजिस्टर्स कितने थे। हमारे पास टोटल रजिस्टर्स थे 10,000 और मशीन A1 ने बनाए थे 3,000, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ रजिस्टर फ्रॉम मशीन A1 इज़ 3/10, ठीक है। और इसी तरह से अगर मैं A2 और A3 को कंप्यूट करूँ तो ये मेरे पास 4/10 और ये मेरे पास बन जाएगा 3/10, ठीक है। कि क्या प्रोबेबिलिटी कि मैं एक ऐसा रजिस्टर उठाया जो कि मशीन A3 से बना है, तो वो मेरे पास 3/10 आ जाएगा। अच्छा, नाउ इफ़ दिस चंक एंड दिस चंक इज़ क्लियर, तो अब हम आगे जाते हैं और हम जिसमें हम लोगों ने फाइंड बेसिकली करना है कि नॉमिनल वैल्यू का रजिस्टर चूज किए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इसको हम लिखेंगे सही प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ n और फाइनली मेरे पास आएगा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ n given that the register has been chosen from machine A3 multiply by probability of A3, ठीक है। तो ये दो प्रोडक्ट्स प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट, ये आप लोगों ने करना है। इसको सॉल्व खुद करना, मेरा अपना अगर मुझे गलत नहीं याद तो मेरे पास जो लिखी हुई वैल्यू है दैट इज़ 0.78, बट आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप इसको ज़रा मल्टीप्लाई करके वेरीफाई कर लो, ठीक है। अच्छा, अगले सवाल पे चलते हैं। इसका साइज, अच्छा ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है और इसको आपने थोड़ा सा जहाँ पे मैं कोई वैल्यू लिखने लगूँ ना तो थोड़ी कोशिश करना कि आप इसको ज़रा पॉज करके खुद भी ट्राई करो कि इसमें हो क्या रहा है। अच्छा, पहला जुमला ज़रा देखते हैं कि अज्यूम दैट अ नॉइज़ी चैनल इंडिपेंडेंटली ट्रांसमिट सिंबल्स। इंडिपेंडेंटली का मतलब ये है कि जब वो सिंबल्स ट्रांसमिट कर रहा है ज़ीरोज़ और वन, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मतलब लेट्स सपोज़ कि उसने पहला सिंबल जो भी भेजा 0 या 1, तो दूसरा सिंबल भेजने में ये फ़र्क नहीं पड़ेगा कि पहला सिंबल क्या भेजा गया है, पहला सिंबल दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगा। ओके, और उसकी ट्रांसमिशन के दौरान कुछ ऑब्जर्व इस तरह से किया गया कि ज़ीरो जो है वो दैट इज़ बीइंग ट्रांसमिटेड फॉर 60% ऑफ द टाइम एंड वंस आर बीइंग ट्रांसमिटेड फॉर 40% ऑफ द टाइम। अब अगर हम सिर्फ इस जुमले को पढ़ के इसका डेटा ले डाउन करने की कोशिश करें तो वी शुड राइट समथिंग लाइक दिस कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वन बीइंग ट्रांसमिटेड, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी कुछ हमारे पास 0.4 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ज़ीरो बीइंग ट्रांसमिटेड इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0.6 है। ट्रांसमिशन साइड पे ज़ीरोस और वंस आर डिफरेंट,
प्रोबेबिलिटी के साथ ट्रांसमिट किए जा रहे हैं, तो ये हम लोगों ने इसको ले डाउन कर लिया। अच्छा जी, एट द रिसीवर देयर इज 1% चांस ऑफ ऑब्टेनिंग एनी पर्टिकुलर सिंबल डिस्टॉर्टेड। इनकरेक्ट रिसेप्शन के चांसेस 1% हैं। अच्छा, अब इनकरेक्ट रिसेप्शन का क्या मतलब है? इनकरेक्ट रिसेप्शन का मतलब ये है गिवन दैट 1 was transmitted, सॉरी मुझे पहले ये लाइन ड्रॉ करनी चाहिए, गिवन दैट 1 was transmitted बट 0 was received, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी, इसका जो चांस है दैट इज 1%, यानी कि 0.01, एंड विच इज इक्वल टू गिवन दैट 0 was transmitted बट 1 was received, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है दैट इज अगेन 0.01। ठीक हो गया? अच्छा, ये डिस्टॉर्टेड सिंबल्स की प्रोबेबिलिटी, और अगर हम करेक्ट की बात करें तो ऑफ कोर्स करेक्ट क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी दैट 1 was transmitted and 1 was received, so that is 0.99, or which is equal to 0 was transmitted and 0 was received। ठीक है, तो 0 ट्रांसमिट और 0 रिसीव करने की और 1 ट्रांसमिट 1 रिसीव करने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ गई 0.99। अच्छा, अब आखिरी, ये तो डेटा ले डाउन हो गया ना, हमें समझ थोड़ा सा सवाल आ गया। अब सवाल ये है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग अ 1 इररिस्पेक्टिव ऑफ विच सिंबल वाज ट्रांसमिटेड। तो हम लोगों ने सिंपल जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है वो 1 की है, कि 1 रिसीव करने की क्या प्रोबेबिलिटी है बेशक जो भी ट्रांसमिट किया गया था। तो अब आप यहाँ पे अगर देखो तो बाकी यू शुड पॉज दिस वीडियो हेयर एंड देन यू शुड ट्राई कि इसका आगे का जो मुझे क्या लिखना चाहिए। अब 1 रिसीव दो सिचुएशंस में हो सकता है, मतलब 1 भेजा गया और 1 रिसीव हुआ, या 0 भेजा गया और 1 रिसीव हुआ। ठीक है, ये दो सिचुएशंस हैं, और मतलब इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए आपको ज़रा ट्राई करना चाहिए कि गिवन दैट 1 was transmitted and 1 was received, we have to consider this probability multiplied by 1 ट्रांसमिट किए जाने की probability plus 0 was transmitted but 1 was received, इसकी probability multiplied by 0 को ट्रांसमिट किए जाने की probability। ठीक है, अच्छा, अब मैंने यहाँ भी वैल्यूज़ लिख देती हूँ, ऑल्दो यू नो दीज वैल्यूज़ वेरी वेल, हमने ऊपर ही कहीं लिखा है ये 0.99 है, probability of transmitting 1 is 0.4, और ये भी हमने कहीं पे किया था 1 और 0 ठीक, हाँ जी, ये 0.01 है और ये 0.6 है। लेट मी सी कि मेरे पास क्या लिखा हुआ है। ओके, दिस कम्स आउट टू बी 0.402। ठीक है, अगर आप ये प्रोडक्ट लेकर समेशन कंप्यूट करते हो, बट हाँ जी, ठीक है, और ये जो अगर आप देखो ना 0 को 1 नहीं 1 को ट्रांसमिट किए जाने की प्रोबेबिलिटी तो 40% है, लेकिन 1 को रिसीव करने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी इंक्रीज हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस एरर थिंग। ठीक है, अच्छा, ओके, अब हम करते हैं अगला सवाल। इसके लिए हमें फिर थोड़ा ये राइटिंग पैड का साइज थोड़ा रिड्यूस करना पड़ेगा। अच्छा जी, सवाल ये है कि आप वी हैव 3 मशीन्स इन अ सर्टेन प्लांट, और हर मशीन की जो प्रोबेबिलिटी है प्रोडक्ट्स बनाने की वो भी यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, अच्छा, और it is known from past experience that 2, 3 and 2% of the products made by each machine are defective. Now suppose that a finished product is randomly selected. What is the probability that it is defective? Okay, ये बिल्कुल पहले सवाल की तरह का है। हम लोगों ने ज़रा अभी समझने की कोशिश करनी है कि मतलब अगर पहला सवाल अनक्लियर था तो इससे समझ ज़रूर आ जानी चाहिए। अच्छा, एक प्रोडक्ट जो है वो रैंडमली सेलेक्ट हुआ है, हम लोगों ने ये चेक करना है कि इसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो पहले तो हम ज़रा ये देखेंगे ना कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो प्रोडक्ट है वो मशीन B1 से मैन्युफैक्चर्ड था। तो वो तो हम लोगों ने देख लिया, क्योंकि चूँकि ओवरऑल जो अगर हम 100% प्रोडक्ट्स की बात करें तो उसमें से 30% मशीन B1 ने बनाए होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट बीइंग चोज़न या being manufactured by B1 is 0.3. Similarly, probability of that product being made by the machine B2 is 0.45,
और मशीन B3 की अगर हम बात करें तो दैट प्रोबेबिलिटी कम्स आउट टू बी 0.25, ठीक है। अच्छा, और इसी तरह से अब अगर हम ये जो डिफेक्टिव पीसेस की बात करें तो गिवन दैट द प्रोडक्ट इज मेड बाय given that the product is made by machine B1, given that the product is being made by machine B1, तो इसके डिफेक्टिव होने की जो प्रोबेबिलिटी है that becomes 0.02, ठीक है। और इसी तरह से given that the product is being manufactured by machine B2, तो उसके डिफेक्टिव होने की जो प्रोबेबिलिटी है that becomes 0.03। और इसी तरह से जो ये जो कैलकुलेशन अगर मैं इसके लिए करूँ तो ये मुझे मिलेगी 0.02, ठीक है। अब हमने जब निकालनी है डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, वही आर इंटरेस्टेड कि अगर हम एक रैंडम पीस उठाते हैं तो उसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो नाउ यू नो वेरी वेल कि आपने किन दो प्रोडक्ट्स मतलब कौन कौन से फैक्टर्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो 3 आपके पास प्रोडक्ट्स आएंगे, उन 3 का सम आएगा एंड देन यू विल बी एबल टू कंप्यूट डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी। मैं कंप्यूटेशन यहाँ पे नहीं कर रही, मैं यहाँ पे फाइनल आंसर लिख देती हूँ, बट यू शुड बी एबल टू नो कि ये कैसे आए, ठीक हो गया। अच्छा, ओके, अब हमें ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ गया। हम लोगों ने कंडीशन प्रोबेबिलिटी पढ़ ली, फिर हम लोगों ने लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन रूल या लॉ पढ़ लिया, और फिर लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। इसके बाद हम बेसिकली अब एक थोड़े से बड़े कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे, थोड़े से इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे विच इज़ बेस थ्योरम। अच्छा, अब इसमें जो पहला जुमला है ना, अगेन यू मस्ट एबल टू नो कि इसमें जब हम बात कर रहे हैं ऐसे इवेंट्स की जो कि आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं और एग्जॉस्टिव भी हैं, तो उनका मतलब क्या है, ठीक है। इवेंट्स के एक्सक्लूसिव होने का, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने का, नो एलिमेंट्स कॉमन बिटवीन देम, एंड एग्जॉस्टिव, ऑल ऑफ देम कवर कंप्लीट सैम्पल स्पेस, ठीक है, विद प्रायर प्रोबेबिलिटीज़। प्रायर प्रोबेबिलिटीज़ का मतलब ये है कि लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हम कंप्यूट करने की कोशिश करते हैं कि प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 बीइंग हैपनिंग। तो हम लोगों ने इस चीज़ को कई दफ़ा पढ़ा हुआ है कि हम A1 की जब प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं तो हम देखते हैं कि इस कि A1 में एलिमेंट्स कितने हैं, ठीक है, एंड देन वी सिंपली डिवाइड विद कैपिटल N। कैपिटल N भी हम लोगों ने कई दफ़ा इस्तेमाल किया, हम लोगों ने NS भी लिखा है, ठीक है। तो NA डिवाइड बाय NS गिव्स अस द प्रोबेबिलिटी ऑफ A1। वी कॉल इट प्रायर प्रोबेबिलिटी है, वही प्रायर यानी कि पहले से कंप्यूट किए जाने वाली प्रोबेबिलिटी के सिंपली अ गेस, नॉट गेस वर्क बट कैलकुलेशन वर्क, A1 की प्रोबेबिलिटी क्या है। अच्छा, अब अगर हमें ये बताया जाए कि एन इवेंट बी हैज़ अकर्ड, ठीक है, विच मीन्स के प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन ज़ीरो। यू रिमेंबर दिस स्टेटमेंट फ्रॉम कंडीशन प्रोबेबिलिटी कि अगर हमें बताया जाए कि इवेंट बी हैज़ हैपेंड, तो अब ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। तो वी कॉल इट पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। पहले प्रायर प्रोबेबिलिटी थी, अब पोस्टीरियर के समझ लो आपके एक वाक़या हो जाने के बाद हम लोगों ने जब कंप्यूट करने की कोशिश करनी है कि ए की प्रोबेबिलिटी, तो वी कॉल इट पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो इसमें हम प्रायर प्रोबेबिलिटी का भी जो है इस्तेमाल करते हैं, बी की प्रोबेबिलिटी का भी इस्तेमाल करते हैं, और बी चूँकि इटसेल्फ उसमें ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि बहुत सारे और इवेंट्स से मौजूद हैं, तो हमें वो सारे भी कंसिडर करने पड़ते हैं। तो यू सी there are lots of things happening in this calculation, और फिर हम eventually जो posterior probability है वो उसको compute किया जाता है। अच्छा, आप लोगों को मैं पहले ज़रा रिमाइंड करा दूँ कि आप लोगों ने जो बेस थ्योरम की सिंपलेस्ट पॉसिबल फॉर्म पढ़ी है, दैट वाज इन टर्म्स ऑफ कंडीशन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। जो कंडीशन प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला था ना, दैट इज सिंपलेस्ट पॉसिबल फॉर्म ऑफ बेस थ्योरम। उससे हम लोगों ने ये पढ़ा था कि गिवन दैट बी हैज़ हैपेंड, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो हम इसे कंप्यूट करते थे कि अच्छा ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, अब उनके अकर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, और फिर बी की अपनी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये जो बेसिकली डिवीजन है, दैट वुड गिव अस द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब सिचुएशन ये है कि हम ये फाइंड करना चाह रहे हैं, गिवन दैट बी हैज़ हैपेंड और अकर्ड, what is the probability of a certain event a of j, what is the probability।
तो अब हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे न्यूमरेटर में, मतलब वी वुड लाइक टू सी कि जो ए ऑफ जे जिसकी हम पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाह रहे हैं उसके और बी के कॉमन एलिमेंट्स जो हैं उनके अकर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। और फिर यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा पी ऑफ बी। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखो कि बेसिकली अब ये वाली जो इक्वेशन हमारे पास है ना, इसमें एक अदद न्यूमरेटर है। न्यूमरेटर हमारे पास निकाला जाएगा मल्टीप्लिकेशन रूल से। मल्टीप्लिकेशन रूल अगर आपको याद हो तो क्या था मल्टीप्लिकेशन रूल? मल्टीप्लिकेशन रूल को हम लिखा, मतलब ये जो हमारे पास चीज़ है ना न्यूमरेटर में, ये हमारे पास बेसिकली बन जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ इफ पॉसिबल, ठीक है, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जे। यहाँ पर इसकी जो प्रायर प्रोबेबिलिटी है ना, डोंट नो आपको नज़र भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सच दैट ए जे हैज़ हैपेंड मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑफ जे। और ये जो हमारे पास इसका डिनोमिनेटर है, वी विल यूज़ लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी ओवर हेयर, जो कि हम लोगों ने अभी भी पढ़ा भी है, ठीक है। तो हमारे पास जो बेस थ्योरम है ना, उसमें उसका जो फॉर्मूला है उसका मतलब जो न्यूमरेटर है वो आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन रूल के थ्रू सॉल्व करना है, जो कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। और उसका जो डिनोमिनेटर है वो आप लोगों ने लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के थ्रू सॉल्व करना है, जो कि हम लोगों ने आज थोड़ी देर पहले पढ़ा है। तो बेसिकली जो पिछले लेक्चर के सारे कॉन्टेंट्स थे वो हम इस्तेमाल करेंगे बेस थ्योरम की एप्लीकेशन में, या बेस थ्योरम लगाकर अगर कुछ कंप्यूट करना है तो पूरे लेक्चर की का निचोड़ जिसमें जो इस्तेमाल होगा। आगे कुछ का सवाल करते हैं, उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी। नहीं तो अगेन मैंने आपको फिर तरीका बताया हुआ है कि आपने क्या करना है सवाल पूछने के लिए। ओके, तो बस एक छोटी सी चीज़ मैं फिर से ज़रा बता दूं कि हमारे पास ये जो पी ऑफ ए जे है दैट इज़ बेसिकली प्रायर प्रोबेबिलिटी। और इसका अगर आप देखो तो हम फॉर्मूले में इस्तेमाल कर रहे हैं अलॉन्ग विद फ्यू अदर थिंग्स। और फिर हम जब इस तरह की चीज़ निकालते हैं ना कि गिवन दैट बी हैज़ हैपेंड नाउ व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑफ जे, तो दिस इज कॉल्ड पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। ये भी अगर आप देखो एक तरह से कंडीशन प्रोबेबिलिटी की सिचुएशन है, लेकिन जब ये हम ऊपर वाले तरीके से लिखते हैं तो तब हम इसको आप समझो ठक करके कंडीशन प्रोबेबिलिटी ही कहते हैं। लेकिन जब ये इस तरह से लिखा जाता है जहाँ पर बी is supposedly dependent on other events too, तो फिर ए जे की ए ऑफ जे की प्रोबेबिलिटी इस तरह से कंप्यूट की जाती है, तो वी कॉल इट पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जे। अच्छा, ओके, अब लेट्स मूव टुवर्ड्स एग्जांपल्स। अच्छा, बल्कि एग्जांपल से पहले मैं आपको एक छोटी सी मिसाल और भी दूं। अभी हम लोगों ने ना जैसे रजिस्टर्स की मिसाल एक सॉल्व की थी लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में। हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा कि जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन थी वो ये थी कि तीनों मशीन्स कितने कितने रजिस्टर्स बनाती हैं, और तीनों मशीन्स जो हैं वो इंडिविजुअली ठीक रजिस्टर्स कितने कितने परसेंट बनाती हैं, ठीक है, मतलब ठीक कितने बनाती हैं, गलत कितने बनाती हैं। अच्छा, अब हम लोगों ने उस सवाल को सॉल्व करते हुए फिर ये भी देखा कि लेट्स सपोज के प्रोबेबिलिटी ये है कि अगर रजिस्टर लेट्स सपोज मशीन B1 से बना था, ठीक है, तो फिर उसके नॉमिनल वैल्यू होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वी न्यू दैट, ठीक है। और अच्छा, अब हम बेस थ्योरम के थ्रू ना थोड़ा सा आप समझ लो उल्टे तरीके से जाने शुरू की कोशिश करेंगे। मिसाल के तौर पे अब हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि लेट्स सपोज कि वी नो कि रजिस्टर चोजन
वॉज ऑफ नॉमिनल वैल्यू, उसकी हम लोगों ने बेसिकली एक प्रोबेबिलिटी तो निकाली थी, लेकिन नाउ व्हाट वुड वी लाइक टू कंप्यूट और नो कि लेट्स सपोज कि रजिस्टर जो चूज़ किया गया है वो नॉमिनल वैल्यू का है, ठीक है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मशीन B1 ने बनाया, ठीक है। मतलब हमें B1 की B1 से जो ठीक बनने वाले रजिस्टर्स हैं, ठीक है, इनके नॉमिनल वैल्यू के जो नॉमिनल वैल्यू के रजिस्टर्स हैं उनके हमें परसेंटेज पता है। लेकिन अब हम कुछ और कंप्यूटेशंस हमारे पास जब आ गई ना, तो अब हम एक दफ़ा फिर से मतलब कॉज की तरफ जाना चाह रहे हैं, ठीक है। इफेक्ट, वी नो द इफेक्ट्स, वी नो द आंसर्स, नाउ वी आर ट्राइंग टू अगेन गो टुवर्ड्स द कॉज कि नॉमिनल वैल्यू का रजिस्टर आ गया, अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो B1 ने बनाया था, ठीक है। तो फिर इस कंप्यूटेशन से हमें पता चलेगा, हम ये कैलकुलेशन ऑफ कोर्स B2 के लिए भी करेंगे और B3 के लिए भी करेंगे, तो यहाँ से हमें पता ये चलेगा कि कौन सी मशीन का जो है वो ज़्यादा चांसेस हैं नॉमिनल वैल्यू रजिस्टर्स बनाने की या देने के, ठीक है। क्योंकि अगेन ये सिर्फ हम 80 या 60 या 75 देख कर नहीं अंदाज़ा लगा सकते, इसमें नंबर ऑफ रजिस्टर्स प्रोड्यूस्ड बाय मशीन भी काउंट हो जाता है, कंसिडर करना पड़ता है हमें। तो इसलिए अब जो बेस थ्योरम है ना, वो बेसिकली हमें जब हमारे पास वंस वी हैव द आंसर्स, वी आर ट्राइंग टू अगेन टू मूव टुवर्ड्स द कॉज। तो इस तरह की सिचुएशन में बेस थ्योरम हेल्पफुल होता है। ओके, तो सवाल ये है कि हमारे पास एक बाउल B1 है जिसमें कुछ चिप्स पड़े हुए हैं। ओके, तो B1 में हमारे पास 2 रेड और 4 वाइट चिप्स हैं। B2 में हमारे पास 1 रेड और 2 वाइट चिप्स हैं। अच्छा, B3 का भी हम लिख लेते हैं, फिर मैं इसका साइज और इंक्रीज कर दूंगी। B3 में हमारे पास 5 रेड और 4 वाइट चिप्स हैं। अच्छा, अब हम लोगों ने हमें इसके बाद इंफॉर्मेशन गिवन है कि से दैट द प्रोबेबिलिटीज फॉर सिलेक्टिंग बाउल्स इज नॉट सेम, बट दे आर गिवन बाय आगे आपके पास 3 फिगर हैं जिसके मुताबिक या जिससे हमें समझ ये आती है कि हर बाउल को उठाए जाने की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे नोट करो तो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बाउल B3 की ज़्यादा है चिप्स को उठाए जाने की, ठीक है। और देन कम्स बाउल B1 एंड देन B2। अच्छा, तो ओके, फिर अगला सवाल ये है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग रेड चिप, ठीक है। अब रेड चिप चूंकि तीनों में मौजूद है, तो यहाँ पे लगेगा हमारे पास लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो ओके, तो रेड चिप को उठाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मैं सिर्फ फॉर्मूला इसका थोड़ा ले डाउन कर देती हूँ, आप भी इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना कि गिवन दैट बाउल B1 was chosen, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी के R उसमें से उठाया जाए, ठीक है, रेड चिप। और फिर देन अगेन हमें यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा कि B1 को उठाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या थी। अच्छा, फिर इसी तरह से गिवन दैट बाउल B2 was chosen, what is the probability of choosing R from it। और ये हमारे साथ फिर इसके साथ फिर हमें देखना पड़ेगा कि B2 को चूज़ किए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या थी। और फिर इसी तरह से कि गिवन दैट बाउल B3 was chosen, what is the probability of picking रेड चिप फ्रॉम इट। और इसके साथ हमें कंसिडर करना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 को। अब ये तो है आपके पास प्रोबेबिलिटीज गिवन है। अब हम ज़रा ये देखें ये कि ये हमारे पास क्या आएगा। अच्छा, ऑल्दो इट मस्ट नॉट बी डिफिकल्ट, ठीक है। गिवन दैट B1 was chosen, what is the probability of choosing R। तो you must know कि how many chips were there in bowl B1 and then how many of them were red, ठीक है। तो ये इसको हम देखकर बड़े आराम से बता सकते हैं कि हमारे पास ये आज इसकी जो वैल्यू होगी ना, दैट इज बेसिकली 2/6, ठीक है, 2 रेड। ओके, और probability of B1 we know that it is equal to 1/3, तो ये 1/3 हो जाएगा। इसी तरह से probability of choosing red chip from bowl B2
ये हमारे पास हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/6। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इज इक्वल टू 1/6। और इसी तरह से ये मेरे पास आ जाएगा 5/9 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ठीक है, तो ये जो कंप्यूटेशन आप करोगे तो यू विल गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ रेड चिप फ्रॉम एनी ऑफ द बाउल्स। अच्छा, मेरे पास ये कंप्यूट होके ना 4/9 आ रहा है, बट प्लीज़ आपने ज़रा इसको खुद से वेरीफाई करना है कि अब हमारे पास 3 बाउल्स हैं, 3 बाउल्स में कुछ मुख्तलिफ तादाद की रेड चिप पड़ी हैं, सिर्फ रेड चिप उठाए जाने की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर सिर्फ एक बाउल होता तो दैट वुड हैव बीन वेरी इजी। हम टोटल नंबर ऑफ चिप्स देखते तो टोटल नंबर ऑफ रेड चिप्स देखते और हम सिंपली डिवीजन कर लेते। अब चूंकि हमें बाउल को भी उठाए जाने की प्रोबेबिलिटी कंसिडर करनी है तो विल कंसिडर एवरी बाउल एंड देन फ्रॉम एवरी बाउल व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग रेड चिप। अच्छा, ओके। अब अगला सवाल ये है कि ठीक है, रेड चिप चूज कर ली हमने, ठीक है, अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो B1 से चूज की गई हो। वैसे तो ये सवाल अब आप B2 और B3 के लिए खुद से भी कर सकते हो, लेकिन हम ज़रा B1 के लिए सीखते हैं कि कैसे करेंगे। कि गिवन दैट कि रेड चिप हैज़ बीन सिलेक्टेड, ठीक है, मैं आई ऑलवेज फॉरगेट दिस थिंग। गिवन दैट रेड चिप हैज़ बीन सिलेक्टेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि इट हैज़ बीन चोजन फ्रॉम बाउल B1। तो यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पर B1 कॉमा नहीं, सॉरी, इंटरसेक्शन, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ आर। अगर मैंने ये ऊपर वाला सवाल पार्ट ए ना किया होता तो ये मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ आर निकालने के लिए ये सारा कुछ करना पड़ता। डिनोमिनेटर हम मतलब कंप्यूट कर चाहिए। न्यूमरेटर को आप देखो कि न्यूमरेटर में हम क्या करेंगे। न्यूमरेटर में हम वी कैन डू इट एक्चुअली इन ईदर वे, बट हमारे पास एक कंप्यूटेशन जो है ना इसकी ईदर वे, आई होप यू नो के व्हाट डू आई मीन बाय ईदर वे। मतलब इसको लिखे जाने के मेरे पास दो तरीके हैं। ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। अगर आपको नहीं याद आता स्ट्रेट अवे के इसको लिखे जाने के या इसको सॉल्व करने के दो तरीके कौन से हैं, प्लीज़ गो टू लास्ट लेक्चर। अच्छा, एक तरीका ये है एंड वी कैन यूज़ दिस तरीका राइट अवे, और ये मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ आर ऊपर से P4/9 आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो है ना, ये न्यूमरेटर में जो दोनों वैल्यूज़ आ रही हैं ये मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं, 2/6 इंटू 1/3, और डिनोमिनेटर में मेरे पास आ जाएगा 4/9। ठीक है, तो ये आप इसको कंप्यूट कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो प्लीज़ डू गो फॉर probability of B2 such that red chip was chosen and B3 such that red chip was chosen. अच्छा, आई होप कि आपको थोड़ा सा फ्लेवर मिला हो बेस थ्योरम का कि इसका एक्चुअली मतलब होता क्या है। और अच्छा, ये हमारे पास जो है ना, ये वो अगेन जिस हम एग्जांपल की बात कर रहे थे कि उसी एग्जांपल है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एन एक्सेप्टेबल रजिस्टर कम्स फ्रॉम मशीन A3। उसके लिए हमें ये जो स्लाइड नंबर 4 है ना उसकी तरफ फिर से जाना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे हम लोगों ने लॉ ऑफ रोटर प्रोबेबिलिटी को समझते हुए ये चीज़ देखी थी कि 3 मशीन्स बेसिकली रजिस्टर्स बना रही हैं। अब उसका हम ज़रा डेटा निकाल लें और फिर हम आगे सवाल करते हैं। ठीक है, ये सवाल है, और लेट मी गो बैक टू दिस स्लाइड। प्रोबेबिलिटी निकालनी हम लोगों ने कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन एक्सेप्टेबल रजिस्टर अ रजिस्टर ऑफ नॉमिनल वैल्यू कम्स फ्रॉम मशीन A3। तो ये मेरे पास सारी कैलकुलेशंस मौजूद हैं, और हम लोगों ने जो चीज़ निकालनी कंप्यूट करनी है अब वो ये है कि गिवन दैट द रजिस्टर is of nominal value, what is the probability that it comes from A3। प्रोबेबिलिटी निकालनी है इसकी। तो यहाँ पर हम फिर A3 इंटरसेक्शन नॉमिनल वैल्यू करेंगे और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉमिनल वैल्यू विच यू ऑलरेडी हैव फ्रॉम अबव कैलकुलेशन, और ये निकालने के लिए आप प्रोबेबिलिटी ऑफ
गिवन दैट मशीन A3 हैज प्रोड्यूस अ रजिस्टर, तो नॉमिनल वैल्यू होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, मल्टीप्लाइड बाय दिस थिंग एंड दिस थिंग। ठीक है, तो मेरे पास इसका कोई आंसर लिखा हुआ है, इट इज परहैप्स 0.23, लेकिन लाइक ऑल अदर एग्जांपल्स आई वुड अर्ज कि एक तरह कैलकुलेशंस आप लोगों ने खुद करके देखनी है। ठीक है, अच्छा, ओके। ये हमारे पास एक आखिरी सवाल है, इसको हम थोड़ा जल्दी से इसलिए कर लेते हैं क्योंकि आई होप यू मस्ट हैव गॉटन द फ्लेवर टिल नाउ, और इसका कोई तरीक़ेकार बहुत फ़र्क नहीं है। बेसिकली 3 एनालिटिकल प्लान्स हैं जिनका नाम P1, P2, P3 रखा गया है, और कॉस्ट रीजंस की वजह से हर प्लान को मतलब एक जितना इस्तेमाल नहीं किया जाता, मतलब 1/3 टाइम्स हर प्लान का यूज़ नहीं किया जाता। तो आगे परसेंटेजेस लिखी हैं कि स्पेसिफिकली प्लान्स 1, 2 एंड 3 आर यूज्ड फॉर 30, 20 एंड 50% ऑफ द टाइम, ठीक है, टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स। तो नाउ यू कैन से कि प्लान P1 को यूज़ किए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, दैट इज़ 0.3, और इसी तरह से P2, P3 के लिए आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। और फिर डिफेक्ट रेट इज़ डिफरेंट फॉर 3 प्लान्स, ठीक है, गिवन दैट प्लान P1 was in action, ठीक है, given that the plan P1 was in action, the probability of a defective piece being produced या defective product being produced is इतना, फिर यही आगे P2 के लिए भी और P3 के लिए भी है। अच्छा, अब if a random product was observed and found to be defective, अब let's suppose कि जी product जो है वो defective है, तो which plan was most likely used and thus responsible? तो इसमें आप लोगों ने बेसिकली तीनों कंप्यूटेशंस करनी होंगी, और फिर आपने देखना होगा कि किस प्लान में सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है डिफेक्टिव पीस प्रोड्यूस करने की। तो पहले तो आप लोगों ने इसको निकालना होगा ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव पीस व्हाट इज़ दैट। तो वो आप देख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव पीस सच दैट इट हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड बाय प्लान P1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ P1, ठीक है, और यही आप P2 के लिए करोगे और यही आप P3 के लिए भी करोगे, ठीक है। अच्छा, अब अगला सवाल ये है कि लेट्स सपोज द चोजन प्रोडक्ट वाज डिफेक्टिव, तो विच प्लान वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो हम करेंगे यूं कि अब हमें ये इन्फॉर्मेशन पता है कि डिफेक्टिव है, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि इट वाज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय प्लान P1। तो इसके लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, ठीक है, और अगेन न्यूमरेटर के लिए इट वुड बिकम P1, ठीक है, और यही आप फिर गिवन दैट डिफेक्टिव प्रोडक्ट वाज प्रोड्यूस्ड, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय P2, और फिर P3 के लिए भी करोगे। और अब चूंकि आंसर में आपने निकालना है कि विच प्लान वॉज मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, जो ज़ाहिर है जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी हम कहेंगे कि वो प्लान इज़ रिस्पॉन्सिबल बेसिकली फॉर प्रोड्यूसिंग अ डिफेक्टिव पीस, ठीक है। तो इस सवाल में इट शुड नॉट बी मच डिफ़िकल्ट। मैं इसके जो है ना आंसर तीनों के लिख देती हूँ। जैसे इसका जो आंसर है मेरे पास दैट इज़ 0.158, लेकिन यू मस्ट बेसिकली डू द कंप्यूटेशंस ताकि आपको ये आंसर्स वेरीफाई भी हों, अगर गलत हो तो प्लीज़ लेट मी नो, और आपको ये पता भी चले कि अगर ऑफ कोर्स गलत आएगा तो यू वुड नो कि मतलब ज़्यादा लोगों का अगर आंसर ये नहीं आता इसका मतलब ये है कि इस आंसर में गलती है, लेकिन अगर आपका आंसर गलत आता है, मतलब कम लोगों का आंसर गलत आता है तो या डिफरेंट आता है, तो प्लीज़ कंसल्ट फ्रॉम अदर्स जस्ट टू वेरीफाई कि किसी और लोगों का भी आ चुका है, और फिर आपको एक दफ़ा फिर से ट्राई करना चाहिए। ये मेरे पास आता है 0.316, और आखिरी जो मेरे पास आंसर आएगा ना दैट इज 0.526, ठीक है। तो इसका मतलब कि प्लान 3 इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग डिफेक्टिव पीस। अच्छा जी, ओके, अब हमारे पास एक लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज़ अबाउट इंडिपेंडेंट। उस टॉपिक का नाम बेसिकली इंडिपेंडेंस है, लेकिन इंडिपेंडेंस जो चेक हम कर रहे हैं दैट इज़ फॉर इवेंट्स।
अच्छा, अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स का बेसिकली मतलब ये होता है कि समटाइम्स अगर हमें ये इन्फॉर्मेशन मिले कि इवेंट बी हैज़ हैपेंड, ठीक है? तो इट डज़ नॉट हैव एनी इफ़ेक्ट ऑन द occurrence ऑफ इवेंट ए, ठीक है? मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको इस तरह से बताने की कोशिश करूँ कि एनी टू रैंडम थिंग्स दैट कैन बी रिलेटेड, मसलन ये कि हाउ वुड यू से कि आज मिसाल के तौर पे प्रोबेबिलिटी की क्लास नहीं हुई, तो क्या हम आई डोंट नो शाम का खाना खाएंगे कि नहीं? अब दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है? खाना खाए जाने की प्रोबेबिलिटी इज ऑल टुगेदर डिफरेंट देन एक सर्टेन क्लास होना या ना होना। तो समटाइम्स एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो है ना वो मिलने से आपके एक और किसी और इवेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर आप इसे बिल्कुल पहली पहली वाली क्वेश्चन देखो, तो एक इवेंट ए की एक पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी है व्हिच इज़ डिफाइंड बाय P of A, एंड देन अगर आप कंडीशन प्रोबेबिलिटी देखो कि गिवन दैट B हैज़ हैपेंड, नाउ व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ A? तो इट इज़ बेसिकली इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है? मतलब बी के हो जाने से ए की प्रोबेबिलिटी पे फ़र्क नहीं पड़ा। तो अगर हमारे पास ये वाली सिचुएशन हो जो कि आपके सामने इक्वेशन 1 लिखी हुई है या आपके सामने जो इक्वेशन 2 लिखी हुई है, तो इस सिचुएशन का मतलब ये होता है कि दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। बी के अगर होने से ए की प्रोबेबिलिटी पे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो इसकी हम कुछ एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं और इसको थोड़ा-सा समझने की कोशिश करते हैं। हम जो समझने की कोशिश करेंगे ना, वो थोड़ा कंप्यूटेशंस के साथ ही करेंगे। सिर्फ़ ज़ुबानी-ज़ुबानी बातें नहीं करेंगे, ठीक है? मसलन सवाल जो पहला है वो ये है कि फ्लिप अ कॉइन फेयर कॉइन का मतलब है कि जिसमें इक्वल चांसेस ऑफ हेड एंड टेल हो। फ्लिप अ फेयर कॉइन ट्वाइस एंड ऑब्जर्व द सीक्वेंस ऑफ हेड्स एंड टेल्स। तो पहले हम ना ज़रा इस फुल स्टॉप पे रुक के इस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, कि एक कॉइन को अगर 2 दफ़ा टॉस किया जाए तो हमारे पास सैंपल स्पेस क्या बनता है? इट इज़ पॉसिबल कि दोनों दफ़ा हमारे पास हेड्स आएँ या पहली दफ़ा हेड आए, दूसरी दफ़ा टेल आए, या इट्स पॉसिबल कि टेल हेड आए या फिर टेल टेल आए, ठीक है? इन चारों ऑप्शंस के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बनती। अच्छा, इवेंट ए है हमारे पास हेड्स ऑन द फर्स्ट फ्लिप। तो अगर मैं इवेंट ए की बात करूँ तो मेरे पास ये बेसिकली बनेगा ये दोनों, ये मेरे पास इवेंट ए बन जाएंगे, ठीक है? अच्छा जी, इवेंट बी है मेरे पास टेल्स ऑन द सेकंड फ्लिप। तो अगर मैं इस सैम्पल स्पेस को देखूं तो देर आर टू सच पॉसिबल आउटकम्स जिसमें दूसरे फ्लिप के ऊपर टेल आता है, और इवेंट सी है टेल्स ऑन बोथ फ्लिप्स, ठीक है? तो ये मेरे पास इवेंट सी कुछ इस तरह का बन जाता है। और अगर हम इन इवेंट्स को देखते हुए इनकी प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करने की कोशिश करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए कम्स आउट टू बी 2/4। देयर आर 2 एलिमेंट्स इन ए और टोटल जो सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स 4 हैं, तो 2/4। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज़ 2/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज़ 1/4। अच्छा, अब सवाल ये है कि डज़ नॉलेज ऑफ अकरेंस ऑफ सी चेंज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी कि इज़ बी डिपेंडेंट ऑन सी? तो हमने जो चीज़ कंप्यूट करनी है वो ये है कि गिवन दैट सी हैज़ हैपेंड, यानी कि डज़ द नॉलेज ऑफ अकरेंस ऑफ सी, गिवन दैट सी हैज़ हैपेंड, क्या बी की कंडीशन प्रोबेबिलिटी चेंज होती है? ये हमने चीज़ चेक करनी है। अच्छा, और ये हमारे पास इसका जो निकालने का तरीका है वो ये है, ठीक है? अच्छा, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब बी और सी जो हैं दोनों इवेंट, उसमें कॉमन कितने एलिमेंट्स हैं? देयर इज़ वन एलिमेंट कॉमन,
तो उसके अकर होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब एक एलिमेंट कॉमन है और टोटल पॉसिबल एलिमेंट्स जो हैं वो सैम्पल स्पेस में थे 4, और इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इटसेल्फ जो है दैट इज़ 1/4। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है हमारे पास आती है 1। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि बी और सी इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो अगर हमें ये इंफॉर्मेशन मिले कि मतलब एक एक्सपेरिमेंट अकर हुआ है, हम बी के प्रोबेबिलिटी में इंटरेस्टेड है, ठीक है, बट हमें इंफॉर्मेशन ये मिले कि सी हैज़ अकर्ड, तो क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिफरेंट होती है? यस, फॉर श्योर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है उसका हमारे पास मतलब हाँ डिफरेंट हो जाती है, बिकॉज वी नो कि देयर इज़ वन एलिमेंट इन सी विच इज़ देयर इन बी। तो अगर सी अकर हुआ है तो फॉर श्योर बी अकर हुआ है, क्योंकि सी इज़ पार्ट ऑफ बी। ठीक है, क्योंकि एक दफ़ा में तो एक ही आउटकम आएगी ना, तो वो जो बिकॉज दैट आउटकम इज पार्ट ऑफ बी, तो इसका मतलब है कि बी हैज़ ऑल्सो हैपेंड। तो बी एंड सी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अच्छा, और इसी तरह से फिर अगला सवाल ये है कि डज नॉलेज ऑफ अकरेंस ऑफ ए चेंज द प्रोबेबिलिटी, यानी कि हम कंडीशन प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं बी की सच दैट ए हैज़ हैपेंड। तो ये हमारे पास आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन, नहीं सी के साथ नहीं देखना, इंटरसेक्शन विद ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो बस यहाँ पे जो कॉमन है दैट इज़ 1/4, प्रोबेबिलिटी जो इसकी अपनी है दैट इज़ 1/2। ठीक है, और ये हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, इसका मतलब यह है कि ए अगर अगर होता भी है तो उसे बी की प्रोबेबिलिटी पे फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज अगर आप देखो ना तो ए में एक एलिमेंट ही ऐसा है जो कि बी के साथ मिलता है, लेकिन एक और एलिमेंट भी है जिस जो बी में नहीं। तो अगर ए अगर होता है तो वी आर स्टिल नॉट श्योर कि बी अगर हुआ है कि नहीं, क्योंकि इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि बी का ए का वो वाला एलिमेंट आउटकम में आया हो जो कि बी में नहीं है। तो अगर ए का अगर हो भी जाता है तो यानी कि आउटकम पे हमें ये जवाब मिलता है कि जी ए हैज़ हैपेंड। ठीक है, इवेंट ए हैज़ हैपेंड, तो हम फिर भी कुछ श्योरिटी नहीं बी के बारे में श्योरिटी से कह सकते हैं कि बी भी अगर हुआ होगा या नहीं, तो बी की प्रोबेबिलिटी वो ही रहती है। ठीक है, इसलिए बी एंड ए आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, अच्छा, अब हम करते हैं अगला सवाल, जिसमें बेसिकली 2 डाइस आर रोल्ड एंड बोथ नंबर्स आर ऑब्जर्व। तो हमारे पास इस वाले सवाल में जो सैम्पल स्पेस बनेगी, यानी कि इस पॉइंट पर रुक के हम सैम्पल स्पेस देखने की कोशिश करें, तो 1,1 1,2 दोनों दोनों नंबर्स हम लोगों ने देखने हैं ना, और ये 1,6 तक जाएगा, और इसी तरह से मेरे पास जो आखिरी नंबर यहाँ पर आएगा दैट इज 6,6। तो अच्छा, अब आपने ज़रा यहाँ पे थोड़ा सा ना रुक के सोचना ये है कि बोथ डाइस आर रोल्ड, 2 डाइस आर रोल्ड एंड बोथ नंबर्स आर ऑब्जर्व्ड, और फिर मैंने इसका एग्जाम्पल स्पेस बनाया। तो यहाँ पे टोटल कितने एलिमेंट्स होने चाहिए? इधर रुक के आप ये सोचो एंड देन यू शुड बी एबल टू फिगर आउट कि टोटल 36 एलिमेंट्स इस सैम्पल स्पेस में होने चाहिए। अच्छा, इवेंट ए है मेरे पास के 4 ऑन द फर्स्ट डाई, तो मुझे यहाँ पे वो सारे आउटकम्स इकट्ठे करके लिखने हैं जिसमें 4 पहले डाई पे आया है। तो ये आप देख सकते हो कि मेरे पास 6 ऐसे आउटकम्स होंगे जिसमें 4 पहले डाई पे आएगा। ठीक है, और इसी तरह से जो इवेंट बी है उसमें वो सारे एलिमेंट सम ऑफ डाई इज ऑड, सारे एलिमेंट्स आएंगे जहाँ पे बस ऑड आएगा, तो 1 1 तो नहीं आएगा, 1 2 आएगा, फिर 1 3 नहीं आएगा, 1 4 आएगा, और आखिरी जो मेरे पास आएगा दैट वुड बी 6 5। अगेन यू शुड स्टॉप हेयर एंड फिगर आउट कि बी में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए। ए में तो 6 हैं, हमने अभी देखा है। तो अगर थोड़ा क्लोजली मॉनिटर करो तो यूल सी के बेसिकली एस के जो आधे एलिमेंट्स हैं वो दे आर पार्ट ऑफ बी। तो बी में 36 के हाफ 18 एलिमेंट्स मौजूद हैं।
तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है दैट इज़ 6/36 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है दैट इज़ 18/36, ठीक है, या 1/2। तो अब हमने देखना है कि डज नॉलेज ऑफ अकरेंस ऑफ ए चेंज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, कि ए अगर हुआ है तो अब हम बी के बारे में क्या कहेंगे। तो कंप्यूटेशन इसकी होगी इस तरह से, ठीक है। अच्छा, इसको आप कंप्यूटर के देखो, यू विल कम टू नो कि इसका जो आंसर आता है ना दैट इज 1/2, ठीक है। और सब इस बात का क्या मतलब निकला, इस बात का ये मतलब निकला कि बी एंड ए आर इंडिपेंडेंट। इसको हम दूसरे तरीके से भी बेसिकली करके देखेंगे, तो अगर बी इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए तो बेसिकली ए भी इंडिपेंडेंट ऑफ बी ही होगा। लेकिन जो दूसरा सवाल है कि अगर हम इफ़ वी नो कि बी हैज़ हैपेंड, does knowledge of occurrence of B, यानी कि given that B has happened, what is the does the probability of occurrence of A change? तो उसको जब आप इस फॉर्मूले से लगाओगे, अब इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं, इधर इट शुड बी A here। इसे आपने करके देखना है, यू विल सी कि द आंसर इज इक्वल टू विल कम आउट टू बी 1/6, ठीक है। जो हम लोगों ने भी जो नतीजा ऊपर निकाला था बेसिकली नीचे भी वेरीफाई होगा कि बी एंड ए आर इंडिपेंडेंट। अच्छा, ये बेसिकली सब थोड़ा समझने के लिए भी था। ऑल दो अगर आपसे कोई सवाल ये कहे कि जी आर ए एंड बी इंडिपेंडेंट मिसाल के तौर पे, तो आप इनमें से कोई एक भी तरीका कार कर दो तो इट इज़ प्रूव्ड कि दे आर इंडिपेंडेंट। अच्छा, अब ये जो तीसरी एग्जांपल है ना, इसमें हम कंप्यूटेशंस नहीं करेंगे, इसमें हम सिर्फ ज़रा डिस्कस करेंगे कि इवेंट्स कैसे बनाने हैं और आपने फिर थोड़ा सा ना खुद से देखना है। अच्छा, मसलन कि इवेंट ए की अगर हम बात करें, क्योंकि ये तीसरा एक्सपेरिमेंट 2 जैसा ही है तो उसका सैंपल स्पेस वही बनेगी। तो इवेंट ए की अगर हम बात करें तो नंबर ऑन द फर्स्ट डाई इज़ लेस देन और इक्वल टू 2। तो इसका मतलब ये है कि इसमें कोई 12 एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। लेस देन और इक्वल टू 2 का मतलब है 1 1 2 1 3 1 और फाइनली 6 1, और फिर इसी तरह से आपने 6 नंबर और लिखने हैं जिनका जिसमें दूसरे डाई पे 2 हो, ठीक है। तो ये आपके पास टोटल इवेंट ए जो है उसमें ये उसका आखिरी एलिमेंट है इवेंट ए का, तो इसमें 12 एलिमेंट्स आ जाएंगे। इसी तरह से इवेंट बी के नंबर ऑन द सेकंड डाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो अब आपने 60 से 18 18 ऐसे नंबर लिखने होंगे इवेंट बी में, ठीक है। जो पहले 6 नंबर लिखोगे उसमें आखिरी नंबर 4 होगा, जो अगले 6 नंबर लिखोगे उसमें दूसरा नंबर 5 होगा, और जो उससे अगले 6 नंबर लिखोगे उसमें दूसरा नंबर 6 होगा, ठीक है। तो ये टोटल 18 नंबर हो जाएंगे। और फिर तीसरा इवेंट ये है कि सम ऑफ नंबर्स ऑन द 2 डाइस इज़ 3। तो जब हम 3 की बात करते हैं तो बेसिकली 2 ही पॉसिबल ऐसे इवेंट्स हैं, 2 ही पॉसिबल ऐसे आउटकम्स हैं, 1 2 और 2 1। तो आपके पास इवेंट सी में 2 एलिमेंट्स आ जाएंगे। अच्छा, अब इवेंट्स ए आर इवेंट्स ए बी इंडिपेंडेंट, तो इसके लिए आप बेशक चाहो तो ये कंप्यूट कर लो, या अगर आप चाहो तो ये कंप्यूट कर लो। ये अगर आप कंप्यूट करोगे तो आपको यू नीड टू चेक इट विद प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। और इसी तरह से इवेंट ए और सी को आपने देखना है कि क्या वो इंडिपेंडेंट हैं कि नहीं। मैं आपको आपने करके ही कैलकुलेशन से देखना है, लेकिन मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ कि इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ठीक है, वाइल इवेंट ए एंड सी आर नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो इसलिए मतलब ये इसका जवाब है और आपने इसकी कैलकुलेशन करके ये वेरीफाई करना है। अच्छा, अब आज का लेक्चर हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि इससे आगे आई गेस हाँ, इससे आगे जो है वो आपके अपने प्रैक्टिस के सवाल हैं, और आप लोगों ने ज़रूर इसकी जो एंड प्रॉब्लम्स हैं इस टॉपिक के एंड की वो करके देखनी है, ताकि आप ज़रा थोड़ा स्ट्रेंथन हो ये कॉन्सेप्ट। और इंशाल्लाह हम अगले हफ्ते में चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।